आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आसमान पर चांद और जमीन पर चांद की हल्की रोशनी में बन रही धुंधली सी मेरी परछाई को निहारते हुए मैं टाइम पास कर रहा था, क्योंकि मुझे जिस बस का इंतजार था उसको यहां आने में करीब 1 घंटे जैसा वक्त लगने वाला था। दरअसल इस गांव में मेरे दोस्त ने एक नया घर बनाया था। उसके नए घर में आज गृह प्रवेश की पूजा थी। उसने मुझे रात भर उसके घर में रुकने के लिए बहुत बोला, मगर उसके खुद के रिश्तेदारों से ही उसका पूरा घर भर चुका था और ऐसे में अगर मैं वहां रुकता तो मुझे ही तकलीफ होती। इसलिए मैं वहां से भाग आया। बस स्टॉप की बेंच पर मैं बहुत देर से बैठा हुआ था। बैठे बैठे कमर दुखने लगा, लिहाजा मैं उठकर खड़ा हो गया। रोड की दूसरी तरफ एक पंचर की दुकान थी। पंचर वाला अपनी दुकान में चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने सोचा जब तक बस नहीं आती तब तक इस पंचर वाले को ही पकाया जाए। यही सोचकर मैं रोड पार करके उस पंचर दुकान के पास गया। उस पंचर वाले ने मुझे एक नज़र अच्छे से देखा और फिर बोला, क्या बात है साहब, पंचर लगवाना है? पर आपकी गाड़ी कहाँ है? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, पंचर नहीं बनवाना है। मैं तो बस ये पूछने आया था कि ये जो लास्ट बस है वो कब आएगी? इस पर पंचर वाला बोला, बस को यहाँ आने में अभी लेट है। वैसे आपको जाना कहाँ है? तो मैंने जवाब दिया, मुझे तो निकेतपुर जाना है। इस पर पंचर वाला बोला, निकेतपुर? वो तो आप बस का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? नाव से चले जाइए, जल्दी पहुंच जाएंगे। बस आपको बहुत घुमा कर ले जाएगी। इस पर मैंने बोला, पर किधर, कहाँ से, कैसे मिलेगा नाव? मैं नया हूँ ना, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इस पर पंचर वाले ने बोला, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रुकिए, मेरा गांव भी उधर ही है। मैं थोड़ी देर में दुकान बंद करता हूँ, फिर हम दोनों साथ में निकलेंगे। पंचर वाले की इस बात पर हामी भरते हुए मैं भी उसके बगल में ही बैठ गया, क्योंकि अगर थोड़ा जल्दी घर पहुंच जाऊंगा तो मेरा ही अच्छा होगा। कुछ देर तक राह ताकने के बाद भी जब कोई ग्राहक नहीं आया तो पंचर वाला धीरे धीरे अपनी दुकान समेटने लगा। पूरी तरह से दुकान समेट लेने के बाद उस पंचर वाले ने मुझसे बोला, चलिए भाई साहब मेरे साथ। और इतना बोलकर उस आदमी ने चलना शुरू कर दिया। मैं भी उसके साथ साथ चले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद ही वो पंचर वाला रोड से नीचे उतरकर जंगलों की ओर जाने लगा। जिस पर मैंने बोला, इधर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो इस पर पंचर वाला बोला, इधर नदी है, रोड पर तो नाव नहीं चल सकती ना। आप डरिए मत, बस मेरे साथ साथ चलते रहिए। वो घाटी वाला रास्ता जिस पर अभी हम दोनों चल रहे थे, उस पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। घने लंबे पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। हालांकि उस पंचर वाले के पास एक टॉर्च था, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। उस रास्ते पर नीचे उतरते उतरते मुझे सामने की ओर कुछ चमकता हुआ दिखा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर पता चला कि वो एक बड़ी सी नदी है और नदी का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा है। नदी में उतरने के लिए एक बड़ा घाट भी है जहां एक नाव खड़ी है। हम दोनों चलकर उस घाट पर गए। नदी सच में बहुत बड़ी थी। यहां तलक की इस पार से उस पार तक साफ तौर पर दिख नहीं रहा था। तभी उस पंचर वाले ने वहां मौजूद एक नाव के ऊपर बैठे नाविक से बोला, शंकर, सो गया क्या रे? इस पर नाविक शंकर बोला, अरे दीपक भैया आ गए, आइए। ये बाबू साहब आपके दोस्त हैं का? इससे पहले कि मैं नाविक शंकर को अपना परिचय देता, दीपक यानी
पंचर वाले ने नाविक से बोला, हाँ हमारे दोस्त हैं, चल मुझे अपने घर और इनको निकेतपुर उतार देना। इस पर नाविक ने ठीक है बोलकर हमें नाव में चढ़ने का इशारा किया। पानी पर डोलती नाव मेरे और दीपक के चढ़ने से और भी ज्यादा हिलने लगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी किसी नाव में नहीं बैठा था। खैर हम दोनों के बैठने के बाद नाविक भी नौके पर चढ़ गया और नौका चलने लगा। पानी पर चप्पू चलाते और रात कीड़ों की आवाज, यही कुछ गिनी चुनी आवाजें ही थीं जो उस वक्त मेरे कानों तक पहुंच रही थी। और अगर इन आवाजों को बंद कर दिया जाए तो सिर्फ खामोशी और सन्नाटा ही बचेगा। अभी नाव चल ही रही थी कि तभी अचानक ही मौसम का रुख बदल गया। काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया। तेज हवाएं चलने लगी और बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही ये मौसम को क्या हो गया है। तेज हवाओं के चलते पानी में नौके का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी दीपक ने नाविक शंकर से कहा, शंकर नाव पलट जाएगी, जल्दी से किसी घाट पर रोक। इस पर शंकर बोला, अभी रोकता हूँ, आप लोग संभल कर बैठिएगा। अभी नाव जिस जगह पर डोल रही थी उससे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घाट दिख रहा था। लिहाजा नाविक ने नाव को उसी घाट पर ले जाकर रोक दिया। मैं और दीपक नाव से उतरकर पास ही में एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। नाविक शंकर भी किसी तरह से अपनी नाव बांधकर उसी पेड़ के नीचे हमारे साथ आकर खड़ा हो गया। मगर पता नहीं क्यों आसमान में छाए काले बादलों की तरह नाविक शंकर के चेहरे पर भी परेशानी के बादल छा चुके थे। खैर मैंने सोचा शायद तूफान की वजह से परेशान होगा। बारिश अब काफी तेज हो चुकी थी और साथ ही हवाएं भी। अब कहीं ना कहीं मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं बेकार में ही यहाँ पर आ गया। अच्छा खासा बस से चला जाता, भले थोड़ी देर से पहुंचता, कम से कम ऐसे फंसता तो नहीं। खैर अब पछताने का क्या फायदा। अब हम तीनों को वहां खड़े खड़े तकरीबन 20 मिनट बीत चुके थे। हम थक चुके थे मगर बारिश नहीं। परेशान होकर मैं उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। हालांकि पेड़ बहुत बड़ा और घना था, इसलिए हम भीग नहीं रहे थे। कुछ ही देर में दीपक और नाविक भी मेरी ही तरह पेड़ के नीचे बैठ गए। चूंकि मैं काफी थका हुआ था इसलिए मेरी आंखें बार बार बंद हो जा रही थीं। खुद को जगाए रखने की नाकाम कोशिश में मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर मैं सोया रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मैं उस दर्दनाक चीख को सुनकर चौंकते हुए उठकर खड़ा हो गया। आजू बाजू देखा तो दीपक और नाविक शंकर वहां से गायब थे। पहले तो मैंने सोचा कि कहीं मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए, मगर दूसरे ही पल जब सामने देखा तो नाविक शंकर का नौका उसी तरह से बंधा हुआ था और पानी में हिचकोले खा रहा था। अभी मैं उन दोनों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी फिर से किसी के चीखने की दर्दनाक आवाज ने मेरे कान के पर्दों को हिलाकर रख दिया। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि पंचर वाले दीपक की थी। आवाज पहचानते ही मैं बिना किसी अगर मगर के उस ओर भागा जिधर से वो आवाज आई थी। भागकर कुछ दूर जाते ही मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज आने लगी। आवाज घने झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मैंने जब अपने हाथ से झाड़ियों को सरकाकर देखा तो मेरा दिल धकसा हुआ, मानो मेरे बदन का सारा खून सूख गया हो, क्योंकि वहां एक आदमी था। उसकी आंखें एकदम लाल थी
और माथे पर 2 सींग थे। मगर उससे भी ज्यादा खौफनाक तो ये था कि वो लाल आंखों वाला आदमी दीपक के शरीर को फाड़कर खा रहा था। दीपक की लाश के बगल में ही नाविक शंकर का कटा हुआ सिर पड़ा था। वो आदमी बहुत ही बेरहमी से दीपक के शरीर की आंतों को निकालकर खा रहा था। मुझसे ये खौफनाक मंजर देखा ना गया और मैं दबे पैर वहां से भागकर नदी के तट पर आ गया। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। किसी तरह से पूरी रात मैंने उस घाट पर ही बिता दी। अगली सुबह मुझे वहां से एक नाव गुजरती दिखी। मुझे देखकर वो नाव मेरे पास आकर रुकी। नाविक अपनी हैरान निगाहों से मुझे देखे जा रहा था। मैंने उस नाविक को सारी बात बता दी, जिस पर उसने कहा, इस घाट पर रात में कोई नहीं आता है। यहाँ पर एक नर पिशाच का आतंक है। ऊपर से आप जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से आप लोगों के पास उस तूफान में यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस पर मैंने पूछा, पर उस पिशाच ने मुझे क्यों नहीं मारा? तब उस नाविक ने मेरे गले की ओर देखते हुए कहा, जिसके गले में माँ दुर्गा का लॉकेट हो उसे कोई आत्मा छू भी नहीं सकती। तो इस तरह से उस रात माँ दुर्गा की वजह से मेरी जान बच गई। मगर मुझे दीपक और नाविक शंकर के मरने का अफसोस है, जो शायद जिंदगी भर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।